गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, आज मैं आपको ग्रामर विभाग से लेसन 5 निबंध और पत्र लेखन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान रहे, जो बातें हम आपको इस संबंध में बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। क्यों कि परीक्षा में ये निबंध जो है वो 10 नंबर का आता है और इसके साथ संकेत बिंदु दिए रहते हैं। परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आपके 3 निबंध आएंगे। 3 निबंध में से एक निबंध लिखना है और ये तीनों अलग अलग प्रकार के निबंध होते हैं और उसके नीचे 3 या 4 संकेत बिंदु होते हैं। किसी में 3 होता है, किसी में 4 संकेत बिंदु होती हैं। हमको इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखना है। निबंध विषय के अनुसार लिखना है। हिंदी में हम जिसे निबंध कहते हैं, अंग्रेजी में उसे ऐसे कहा जाता है। निबंध शब्द निह प्लस बंध, नी प्लस बंध के योग से बना है। नी का अर्थ होता है निशेष, पूर्ण रूप से, और बंध का अर्थ है बंधा हुआ, पूरी तरह से या पूर्ण रूप से, अच्छी तरह से बंधा हुआ है। इस प्रकार निबंध विचारों की पूर्ण रूप से बंधी हुई रचना होती है। निबंध विचारों की पूर्ण रूप से बंधी हुई रचना होती है। निबंध में विचारों का क्रमबद्ध रूप लिखकर प्रस्तुत करना चाहिए। तो निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये पहले हम आपको विषय चल। निबंध के लिए किसी भी विषय का आप चयन कर सकते हैं, लेकिन यह विषय ऐसा होना चाहिए जो जिसमें आप अच्छे तरीके से अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। विचार मनन, कुछ विचार, अध्ययन, निरीक्षण, अच्छे से ध्यान, रूपरेखा, उसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, भाषा शैली, उसकी भाषा और शैली पर विशेष नहीं, और वो प्रभावशाली होनी चाहिए। निबंध के भाग, निबंध के 3 भाग होते हैं। प्रस्तावना या भूमिका जिसको कह सकते हैं, जो आरंभ है, मध्य भाग और अंत में है उपसंहार या एंड। तो प्रस्तावना में निबंध का प्रवेश द्वार होता है, यह आकर्षण और कुतूहलवर्धक होना चाहिए। मध्य भाग में निबंध का विस्तार होना चाहिए, निबंध के विषय पर विवेचन होना चाहिए, और उपसंहार या एंड में निबंध का अंतिम और महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें निबंध का निष्कर्ष या सारांश 1 या 2 लाइन में प्रस्तुत करना चाहिए। निबंध कई प्रकार के होते हैं। विचारात्मक निबंध, जिसमें चिंतन की प्रधानता होती है। समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति, मनोविज्ञान संबंधी निबंध किसी में आते हैं। भावनात्मक निबंध, इन निबंधों में भावना, कल्पना, विचार तत्व प्रधान होता है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरा प्रिय लेखक, मेरा भारत, आदि आदि, ये निबंध भावात्मक निबंध कहलाते हैं। वर्णनात्मक निबंध, इनमें किसी स्थान, पदार्थ, प्रकृति आदि का वर्णन किया जाता है। विवरणात्मक निबंध, इन निबंधों में घटनाओं, कथाओं, यात्राओं, संस्मरणों, साहसपूर्ण कृतियों का वर्णन किया जाता है। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। निबंध से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे निबंध लेखन एक कला है। निबंध लेखन एक कला है। इसका संबंध आधुनिक युग की देन है, इसका विकास आधुनिक युग की देन है। निबंध में किसी भी विषय का गहराई से, विस्तार से वर्णन होता है। नी प्लस बंध के योग से बना है ये, जिसका तात्पर्य अच्छे प्रकार से बंधा हुआ। निबंध का उद्देश्य कम से कम शब्दों में
अधिक से अधिक विचारों को व्यक्त करना होता है। तो कुछ निबंधों में विचारों की प्रधानता होती है, कुछ निबंधों में भाव की प्रधानता होती है, कुछ निबंधों में समस्याएं होती हैं। तो विचारात्मक निबंध इसी श्रेणी में आते हैं जिसमें विचारों और भाव की प्रधानता होती है और समस्याओं का वर्णन होता है। भावनात्मक निबंध में भाव की प्रधानता होती है, इनमें परोपकार, अपराधी, सपने हो, सुख नाही आदि निबंध इसी श्रेणी में आते हैं। वर्णनात्मक निबंध में इसके अंतर्गत वस्तुओं, नगरों, दृश्यों, ऋतुओं आदि का वर्णन होता है, ये वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। और फिर है विवरणात्मक निबंध जिसमें संस्मरणों, महापुरुषों, उत्सव और घटनाओं का वर्णन होता है। पार्ट ऑफ एसे या निबंध के अंग, भूमिका, विस्तार और उपसार, ये तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। भूमिका, यह निबंध का प्रवेश द्वार होता है जिसमें विषय का परिचय दिया जाता है, यहीं से निबंध आरंभ होता है। भूमिका छोटी, सारगर्भित और प्रभावशाली होनी चाहिए। विस्तार यह निबंध का मुख्य अंश होता है, इसमें विषय का वर्णन, विवेचन होता है। प्रत्येक अनुच्छेद में क्रमबद्ध करके लिखे, अलग अलग पैराग्राफ करके लिखना चाहिए। दूसरा अनुच्छेद पहले अनुच्छेद से संबंध भी होना चाहिए। उपसार मतलब अंत होता है, यहाँ आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है और निबंध में कहीं कहीं बातों का सारांश यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। तो निबंध लिखने से पहले संबंधित विषय की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए या एकत्र कर लेनी चाहिए। निबंध के रूपरेखा बनानी चाहिए। निबंध में वाक्य जो क्रमबद्ध होने चाहिए, सुबद्ध होने चाहिए। इसमें विषय का सही विस्तार होना चाहिए, अनावश्यक विस्तार होना चाहिए। रूपरेखा के अनुसार विचारों को अलग अलग अनुच्छेदों में, पैराग्राफ में लिखना चाहिए और इसमें मुहावरे, सूक्तियों, महापुरुषों के कथन, लोककथनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा करने से भाषा प्रभावशाली बनती है और अच्छा है। तो आरंभ को प्रस्तावना भी करते हैं, फिर मध्य भाग आता है, अंत में उपसार। निबंध की लिखते समय विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए और भाषा आपकी शुद्ध होनी चाहिए, मात्राएं, स्पेलिंग आपकी शुद्ध होनी चाहिए। प्रस्तुत किए गए जो विचार हैं, निबंध में आप जो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं उनका आपस में तालमेल और संबंध होना चाहिए, सुबद्ध होना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, सुबोध, मुहावरेदार और मौलिक होनी चाहिए। विचारों में दिए गए शब्दों सीमा, शब्द सीमा होती है। पत्र में निबंध में शब्द सीमा दी जाती है। 200 शब्दों में या 250 शब्दों में लिखिए, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम हो सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। निबंध में विचारों को दोहराना नहीं चाहिए। एक विचार जो आपने कह दिया उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। बहुत लंबा 2-4 पेज में लिखने कोई दरकार, कम लिखो, अच्छा लिखो। जो समय सीमा दी गई है या जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उसी के अनुसार आपको पत्र लिखना, आपको निबंध लिखना है। ध्यान रहे, समय सीमा और शब्दों की सीमा दोनों को ध्यान में रखना है। तो आरंभ का भाग, मध्य का भाग और अंत का भाग, ये निबंध के मुख्य बिंदु होते हैं जिसको हम प्रस्तावना, पहले आरंभ को प्रस्तावना भी बोलते हैं, भूमिका भी बोलते हैं। मध्य भाग को विस्तार वाला भाग भी कहते हैं, मध्य भाग को विस्तार वाला भाग भी कहते हैं और अंत में उपसार कहलाता है, यहाँ एंड होता है। तो इस प्रकार कोई भी निबंध में आप इस प्रकार की बिंदुओं पर ध्यान में रखकर लिख सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं, दशहरे का निबंध आपको दिया है, तो सबसे पहले आप उसकी भूमिका बनाएं कि भारत में त्यौहार कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, त्यौहार किसका प्रतीक है, त्यौहार मनाने के पीछे भारतीय संस्कृति का जुड़ा हुआ घटना है आदि।
फिर मनाने का समय क्या है, मनाने का कारण क्या है, मनाने का ढंग क्या है, और फिर दशहरे के दिन क्या किया जाता है, और अंत में आपको इससे क्या प्रेरणा मिलती है। और उसके बाद है एंड उपसंहार। तो इस त्यौहार से 2 लाइन में आप अपने विचार, अपना सारांश लिखें। तो इस प्रकार जो हमने जिन जिन बिंदुओं पर हमने आपको अभी बताया है वैसा निबंध लिखना चाहिए। निबंध लिखते समय विशेष ध्यान देने बातें हैं, विषय के अनुसार ही विषय से बाहर नहीं होना चाहिए, विषय का आपको ध्यान रखना है। आपकी लिखी गई किताब ग्रामर किताब है आपको, जिसमें निबंध वाला चैप्टर दिया हुआ। आप निबंध लेखन में सबसे पहले देखो दिया है परिभाषा और निबंध के अंग, इसको आप पढ़ें और समझें। इसके बाद इसमें बहुत सारे निबंध दिए हैं और संकेत बिंदु भी दिए। तो जो आपको अच्छा लगता है सरल से कठिन, पहले सरल निबंधों को पढ़ो और उनके शीर्षक को पढ़ो, फिर इसके संकेत बिंदुओं को पढ़ो। इसके बाद संकेत बिंदु के आधार पर जो लिखा गया है उसको। तो हर दिन 2 या 3 निबंध पढ़ना है। तो जब आप पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप बिना देखे लिखने का भी अभ्यास करेंगे, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ना और लिखना दोनों साथ साथ चलते हैं। जो कुछ हम पढ़ लें, जो कुछ हमको समझ में आए, उसको रफ कॉपी में हम लिख कर भी देखते हैं, ये जरूरी है। जैसे अभी देखो, आप एक मैथ समझ जाने के बाद आप नीचे के जो 4-5 और मैथ्स होते हैं, सवाल होते हैं, उनको हल करने का प्रयास करें, ताकि आपको समझ में आए कि जो हमने समझा है वो सही है। वैसे हिंदी में भी और अंग्रेजी में आपने जो पढ़ा समझा है उसको लिख के भी देखिए, घर में लिख के देखिए, लिखित अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पर बहुत प्रकार से अच्छे निबंध हैं, और ये सारे निबंध जो हैं इनको आप पढ़ने से आपको पता चलेगा कि किस विषय पर कैसे विचार प्रस्तुत करें। तो आपकी किताब में जितना शब्द दिया है पर्याप्त है, इससे थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है, कम नहीं करना है, इसको बढ़ाया जा सकता है। शब्द सीमा है 200 या 250, तो इसी के अनुसार आपको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको किताब में दिया है कि भूमिका, परिचय या प्रस्ताव। सबसे पहले निबंध को 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले भूमिका है, परिचय है, प्रस्तावना है, और दूसरा में विषय विस्तार है, और तीसरा है उपसंहार। भूमिका में लेखक क्या लिखता है कि इसमें विषय का परिचय दिया जाना चाहिए, और ये भाग आकर्षण होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। पाठक पूरा निबंध पढ़ने के लिए बाध्य हो ऐसा अनुच्छेद लिखना चाहिए, ऐसा पैराग्राफ इसमें लिखना चाहिए। विषय विस्तार, इस भाग में विषय का विस्तार करना चाहिए, विभिन्न पहलुओं पर विचार देने चाहिए, अपने विचार भी रखने चाहिए। विचारों को इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए जिससे क्रम बना रहे। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि विचारों की पुनरावृत्ति, विचारों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए उदाहरण, मुहावरे और सूक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। उपसंहार, ये निबंध का अंतिम भाग है। इसमें निबंध का निष्कर्ष लिया गया, सारांश लिखा जाता है, या इस निबंध से आपको क्या संदेश, जैसे दशहरा के अंत में हम क्या लिखेंगे, दशहरा त्यौहार से हमें क्या शिक्षा मिलती, क्या संदेश मिलता है, इसको लिखें हैं। और आपकी दृष्टि में उत्सव का क्या महत्व है, ये बात आप लिख सकते हैं। तो उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे स्थायी प्रभाव हमारे मन पर पड़ सके। भूमिका की बातें, भूमिका की तरफ उपसंहार भी एक अनुच्छेद के रूप में भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये संक्षिप्त होना चाहिए, सुगठित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो मेरी नज़र में देखिए, वर्तमान समय में भारत का मंगल मिशन, परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, और राष्ट्र निर्माण में नारी का
योगदान, महंगाई की समस्या, मेक इन इंडिया, विज्ञापन की दुनिया और गलत कदम अभ्यास से जरूरत सुजान और इंटरनेट का प्रभाव, इलेक्ट्रिक मीडिया, मित्रता, प्रदूषण कारण और निवारण और मनोरंजन के आधुनिक साधन, भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या और काल करे सो आज कर, स्वावलंबन और समय का सदुपयोग और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, जीवन में खेलकूद का महत्व, पुस्तकालय, अनुशासन, स्वदेश प्रेम और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, श्रम का महत्व, महंगाई आदि आदि, विज्ञान के चमत्कार आदि जो विषय हैं वो तुम्हारी वार्षिक परीक्षा के लिए निबंध के रूप में क्या है, विचारणीय, महत्वपूर्ण है। तो आपके पास जो ग्रामर बुक है उससे भी पढ़िए और आपके पास जो गाइड है उससे भी पढ़िए और वो जिस आधार पर, नेट से भी आप पढ़ सकते हैं, जिस आधार पर वहाँ लिखा हुआ है उसी आधार पर आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। ध्यान रहे निबंध लिखते समय भूमिका, विस्तार और उपसंहार के साथ साथ संकेत बिंदु, जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको निबंध लिखना है। पहले पढ़ना है, हमारे पास जो भी हेल्प बुक है पहले उसे खुलकर पढ़ो, उसके बाद फिर आप फुर्सत में उसको बिना देखे लिखने का प्रयास करें, तब जाकर आपका निबंध लेखन बहुत अच्छा। कंप्यूटर एक अद्भुत विज्ञान की देन, ये भी विषय परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रीय त्यौहार ये भी आता है निबंध, जनसंख्या वृद्धि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट निबंध है और आतंकवाद ये भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके अलावा कमर तोड़ महंगाई, स्वच्छ भारत अभियान आदि भी निबंध भी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो इस प्रकार इन सब विषयों पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब हम आपको बता रहे हैं पत्र लेखन। देखो पत्र लेखन भी आपकी परीक्षा में आता है। तो ये 7-8 नंबर का आता है। पत्र कैसे लिखे जाते हैं इसका नमूना आपकी ग्रामर किताब में भी है। तुम्हारे ग्रामर बुक में पेज नंबर 130 पत्र लेखन ये है, इसको आप पढ़ें। इसके कुछ नियम दिया हुआ। तो अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं? सरल होना चाहिए, पत्र सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए, पत्र में आकर्षण और मौलिकता होनी चाहिए, पत्र में शिष्टाचार का भी ध्यान रखना, चाहे वो परिवार में लिखे जाने वाले पत्र हो या किसी कार्यालय या ऑफिस में लिखे जाने वाले पत्र हो। इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तो 2 पत्र आते हैं परीक्षा में, 2 पत्र आते हैं, 2 में से कोई एक लिखना होता है। तो जो आपको सरल लगता है उसको आप लिख सकते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक जो पत्र हैं वो ऐसे पत्र हैं जो अर्ध सरकारी या गैर सरकारी या सरकारी संस्थाओं या कार्यालयों में लिखे जाते हैं, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र जो है वो परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, परिचित लोगों, मित्रों, भाई बहनों, परिवार के लोगों के बीच में लिखे जाते हैं। इनको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। कोई भी पत्र के क्या क्या अंग हैं वो आपको बताएं।
पत्र लिखने वाले का नाम, पता और दिनांक सबसे पहले लिखा जाता है। मार्जिन साइड में पत्र लिखने वाले का प्रेषक का नाम, पता और दिनांक लिखा जाता है। फिर प्राप्तकर्ता का नाम और पता भी होना चाहिए, विषय क्या है वो भी होना चाहिए, संबोधन और अभिवादन भी होना चाहिए, पत्र की विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है और फिर अंत में पत्र का समापन भी होता है। 6 प्रकार के 6 बिंदुओं हैं, जैसे पत्र लिखने वाले का नाम, पता और दिनांक, प्राप्तकर्ता का नाम और पता, विषय, इसके बाद संबोधन, अभिवादन, इसके बाद पत्र का विषय वस्तु और फिर पत्र का समापन। तो ऑफिस में लिखे जाने वाले पत्र कैसे होते हैं और परिवार के लोगों को कैसे पत्र लिखे जाते हैं, इसका एक नमूना हम ब्लैक बोर्ड में आपको बताएंगे। तो पत्र के बारे में थोड़ा सा और आपसे चर्चा कर लें। पत्र लिखन एक कला है, यह अत्यंत पुरानी कला है, प्राचीन कला है। यह इसके माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को की अभिव्यक्ति करते हैं। जब मोबाइल इंटरनेट नहीं था, लैपटॉप नहीं था, तब पत्रों का बहुत ज़्यादा हुआ। आज भी सरकारी काम सब पत्रों के माध्यम से ही होता है। तो पत्र संदेश वाहक और दूत का काम करते थे, हमारे संदेशों को हमारे परिचित अपरिचित लोगों को पहुंचाते थे। इनके द्वारा हम अपनी भावनाओं और विचारों को विस्तार पूर्वक लिपिबद्ध करके दूसरों के सामने रखते थे। दूर में रहने वाले मित्रों, संबंधियों, परिचित अपरिचित लोगों तक अपने मन की बात कहने का यह सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा साधन है। तो पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ये जो औपचारिक पत्र होते हैं, जो हम सरकारी कार्यालयों में, अर्ध सरकारी कार्यालयों में, गैर सरकारी कार्यालयों में लिखते हैं, इनमें ज़्यादा विषय वस्तु विस्तार से नहीं लिखा जाता। ये कैसे लिखे जाते हैं, एक छोटा सा नमूना हम आपको बता रहे हैं कि आप के विद्यालय में प्रधान आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया और अब आप शहर के इस विद्यालय को छोड़ रहे हैं और आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए। इसके लिए आप कैसे पत्र लिखेंगे वो आपको बता दें। तो यहाँ आप स्थान लिखेंगे, परीक्षा भवन, कहाँ से लिखते हैं, परीक्षा भवन से लिखेंगे। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, कौन से दिनांक है, 20 जुलाई 2020, इस प्रकार लिखा जाएगा। अच्छा, परीक्षा भवन, परीक्षा भवन के नीचे आप पर्यावरण, परीक्षा भवन पर्यावरण, उसके बाद दिनांक, परीक्षा भवन में आप बैठ के लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, पर्यावरण से लिखते हैं, दिनांक है ये कहते हैं। उसके बाद अब आप किसको लिख रहे हैं, सेवा, 2 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखेंगे सेवा, इसको लिख रहे हैं, सेवा अलग अलग में आ रही है, जहाँ काम आए तो लिखेंगे आप प्रधानाचार्य, इसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखिए, ये हैं। अच्छा, इसके बाद आप लिखेंगे विषय, यहाँ काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, लास्ट में आपको वो लिखना। इसके बाद अब आप लिखेंगे
विषय आपको विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए आपको ये विषय आपको दिया गया है, ये विषय पर आपको लिखना। फिर उसके बाद महोदय आप मेन विषय लिखोगे यहाँ। सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली हो गया है और हमारा परिवार अब वहाँ जा रहा है। इस कारण मेरा अब इस स्कूल में रहकर पढ़ना संभव नहीं है। मुझे अब दिल्ली के किसी विद्यालय में प्रवेश लेना है, अतः आप मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, प्रदान करने की कृपा करें। मैंने स्कूल की जो भी ड्यूज़ है वो सबको दे दिया है और दे दिया है। ये लिखने के बाद फिर धन्यवाद। इसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य का ग, आपको अपना नाम नहीं लिखना, ग लिखना, ये लिखने का नियम, या अब स लिखना। उसके बाद कक्षा 10वीं, रोल नंबर इतना, ऐसा लिखना। तो इस प्रकार ये जो पत्र का विभाग है अलग अलग, उसके आधार पर यदि आप लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे। परीक्षा में किस प्रकार आपके पत्र आ सकते हैं उसका छोटा सा नमूना हम आपको बता रहे हैं कि जैसे अवकाश के लिए कभी कभी ऐसा आ जाता है, अपने स्कूल की प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। आपके इलाके में चोरियां हो रही हैं, हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक को इसके लिए पत्र लिखें, ऐसा। रेल आरक्षण में सुधार के लिए रेलवे के ऑफिसर, रेल आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए रेल विभाग को पत्र लिखें, समझ में। या ऐसा भी आता है, रेल आरक्षण में व्यवस्था में सुधार के लिए किसी नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, ऐसा भी आता है। समाज में बढ़ रहे या शहर में बढ़ रहे अपराधों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो दैनिक समाचार पत्रों, नवभारत टाइम्स या दैनिक भास्कर या नवभारत के एडिटर को, संपादक को पत्र लिखे करके ज़्यादातर परीक्षा में आता है। अच्छा, दिल्ली में, आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में बिजली संकट और उससे उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए नवभारत टाइम्स के संपादक को पत्र लिखिए, ऐसा भी आता है परीक्षा में। अच्छा, आपके विद्यालय में खेल कूद का सामान पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसके लिए शिकायत करते हुए आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना खाता खोलना है, इसके लिए वहाँ के मैनेजर साहब को पत्र लिखिए। आपको हार्बर प्रेस इंटरनेशनल से कुछ ग्रामर की किताबें मंगानी हैं, तो वहाँ के व्यापार महोदय को पत्र लिखिए। और आपके घर से मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, इसके लिए थाना अध्यक्ष को सूचना देते हुए पत्र लिखिए।
तो इस प्रकार बहुत सारे पत्र हैं। आपकी किताब में भी जो ग्रामर किताब है उससे बहुत अच्छे पत्र लिखे, उन पत्रों को पढ़िए और उन पत्रों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार पत्र लिखे जाते हैं। पत्र अंक विभाजन होता है इसमें, तो पत्र प्रारूप में 2 नंबर होते हैं, विषय वस्तु पर 2 नंबर होते हैं, भाषा पर 1 नंबर होता है। तो ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। कुछ नमूना और हम आपको बताएंगे अगले पीरियड में कैसे पत्र लिखते हैं, उसका कुछ नमूना आपको हम बताएंगे। अभी हमने आपको जितना बताया है वो आप ग्रामर बुक से या गाइड बुक से खोलिए, पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे पत्र और निबंध लिखे जाते हैं। और ये इसको कभी हल्के में नहीं लेना, ये सरल है, जो भी आएगा हम लिख लेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा कभी मत सोचिए। सरल कुछ नहीं है, हर चीज़ को पढ़ना पड़ता है, पढ़ने से सरल होता है, लिखने से सरल होता है, उसको फेस करने से सरल होता है। तो परीक्षा में जब जिसको सरल हम समझते हैं ना, जब वो हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा होता है तो हमको बहुत कठिन लगता है। और यदि तैयारी पहले से रहेगी, पहले से तुमने पत्र को पढ़ा है, समझा है, लिखा है, घर में प्रैक्टिस किया है, तो परीक्षा में कोई भी पत्र आने से आप बड़ी आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि लिखने का तरीका आपको पता है। और निबंध भी ऐसे ही है, यदि आपने पढ़ा है निबंध तो कोई भी निबंध आ जाए, आप बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो विषय का अध्ययन जरूरी है, बिना अध्ययन के आप अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो वैसा नहीं लिख पाएंगे जैसा नियम से लिखा जाना चाहिए। कोई भी चीज़ नियम से लिखी जाएगी तो उसमें ज़्यादा नंबर होगा, उसका प्रभाव भी दूसरा होगा। तो कोई भी चीज़ हल्के में नहीं लेंगे। पत्र, निबंध, विज्ञापन, तीनों चीज़ आप पढ़िए और कैसे लिखना है इसको आप किताब से पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। हमने कुछ समझाया है उसका भी अनुसरण कीजिए, उसको भी फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक नए पत्र के बारे में और बताएंगे, 1-2 पत्रों का उदाहरण और समझाएंगे, और आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।